अंधेरा होने के बाद घने जंगल से यात्रा करते समय अगर आप सोचते हैं कि उस सन्नाटे में केवल जंगली जानवर ही छिपे हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल है। हमारी आंखों को न दिखाई देने वाली और हमारी समझ से परे कई अदृश्य शक्तियां उस अंधेरे में मौजूद होती हैं। ऐसी ही एक घटना बैंगलोर के एक प्रमुख निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में काम करने वाले कार्तिक और उसके दोस्तों के जीवन में घटी। स्कूल में साथी शिक्षकों के साथ कार्तिक की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दिसंबर 2024 का महीना था और क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां आने वाली थीं। इसलिए स्कूल के सभी शिक्षकों ने मिलकर कहीं ट्रिप पर जाने का फैसला किया। जब सब बैठकर बात कर रहे थे तो कार्तिक ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर हम इस समय कूर्ग या चिकमंगलूर जैसी जगहों पर जाते हैं तो वहां भारी भीड़ होगी, शांति नहीं मिलेगी। इसके बजाय हम अगुम्बे के जंगलों की तरफ चलेंगे। वहां घने जंगल के बीच हम पश्चिमी घाट की सुंदरता देख सकते हैं। कुल 9 लोग उस ट्रिप के लिए तैयार हुए। उनमें 3 जोड़े कपल्स और 3 सिंगल्स थे। जोड़ों में काव्या, विक्रम, श्रुति, समीर, पूजा और राहुल थे, जबकि सिंगल्स के रूप में कार्तिक, नेहा और हारिका थे। इन सभी के बीच बहुत गहरी दोस्ती भी थी। 1 जनवरी 2025 की रात 7 बजे उनकी बस बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड से रवाना हुई। शाम 4 बजे तक भी कार्तिक की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ये सोचकर कि उसके सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, उसने किसी भी तरह जाने का मन पक्का किया, अपना बैकपैक तैयार किया और बस स्टैंड पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि ठीक 7 बजे बस में चढ़ते ही कार्तिक की सारी कमजोरी और बुखार गायब हो गया। पिछले 4 दिनों से वो बिस्तर तक ही सीमित था, ये बात भी अब उसे याद नहीं थी। रात 7:15 बजे बैंगलोर से निकली वो स्लीपर बस रात करीब 11 बजे हासन पार करने के बाद खाने के लिए एक सुनसान हाईवे ढाबे के पास रुकी। ठंड बहुत ज्यादा थी। सड़क के दोनों ओर विशाल पेड़ थे और घना कोहरा छाया हुआ था। कार्तिक के सभी दोस्त ढाबे के बाहर कुर्सियों पर बैठकर खाना ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने कहा, मैं वॉशरूम होकर आता हूं, और ढाबे के पीछे की ओर एक अंधेरी जगह में चला गया। वो वॉशरूम बहुत पुराना था और उसके अंदर एक छोटा पीला बल्ब जल रहा था। वहां कोई नहीं था। कार्तिक ने अपना काम खत्म किया और बेसिन के पास हाथ धो रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत विशाल आकार वाला व्यक्ति उसके ठीक बगल में खड़ा है और उस व्यक्ति की सांसें कार्तिक की गर्दन को छू रही थीं। डर के मारे कार्तिक ने सीधे देखा और शीशे से बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और अंजलि हाथों में ठंडा पानी लेकर अपने चेहरे पर छींटे मारे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसकी पीठ के पीछे, उसके सिर के पीछे खड़ा है। वॉशरूम में कोई नहीं था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वहां मत जाओ, गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। ये आवाज सुनते ही कार्तिक के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो तुरंत पीछे पलटा। कोई नहीं था, सब शांत था। कोहरे के अलावा वहां कुछ नहीं था। कांपते हुए पैरों के साथ वो तेजी से बाहर आया और अपने दोस्तों के पास बैठ गया। अगर वो उन्हें ये बात बताता तो वे डर जाते, इसलिए उसने इसे अपना भ्रम मानकर छोड़ दिया। खाना खत्म होने के बाद बस फिर से चल पड़ी। मौसम का आनंद लेते हुए उन्होंने धीरे धीरे गानों का वॉल्यूम बढ़ा दिया। थोड़ी देर में सबने डांस करना भी शुरू कर दिया। रात के 11:30 बज रहे थे। बस घने अगुम्बे जंगल के बीच ऊंचे घाट रोड पर जा रही थी। उसी समय ग्रुप की काव्या को बहुत जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। लड़के तुरंत ड्राइवर के पास गए और बोले, भैया हमारी दोस्त को अर्जेंट है, 1 मिनट के लिए बस रोक दीजिए। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, ये घना जंगल है और ऊपर से घाट रोड है, यहाँ बस रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे और आधा घंटा सब्र करने के लिए कहो। लेकिन काव्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने फिर से ड्राइवर पर दबाव डाला। झुंझलाते हुए ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया। एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। उनके ग्रुप के लड़के बस के पास ही खड़े रहे। लड़की काव्या सड़क के किनारे झाड़ियों में एक बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के पीछे गई। 2 मिनट बीतते ही ड्राइवर ने घबराकर हॉर्न बजाया। जल्दी आइए, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें इस रास्ते के बारे में पता है, वो चिल्लाया। सभी घबराकर बस में आकर बैठ गए। बस फिर से आगे बढ़ी। ठीक 10 मिनट बाद ग्रुप में मौजूद सभी लोगों की नजर काव्या पर पड़ी। काव्या का सिर पूरी तरह से नीचे लटका हुआ था और वो बहुत ही अस्वाभाविक लग रही थी। देखते ही देखते वो अचानक उठी और बस में पहले से बैठी एक बूढ़ी औरत की सीट के पास जाकर खड़ी हो गई।
वो बिना पलक झपकाए उस बूढ़ी औरत की आंखों में बहुत क्रूरता और भयानक तरीके से घूरने लगी। काव्या की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। दोस्तों ने यह देखा और घबरा गए कि कहीं काव्या उस बूढ़ी औरत से झगड़ा तो नहीं कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड विक्रम उठा और चिल्लाया, काव्या, तुम यहां क्या कर रही हो? वापस आओ। विक्रम के बुलाते ही काव्या अचानक पीछे मुड़ी। अपनी सीट की ओर चलते हुए अचानक वो बस के फर्श पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह तड़पने लगी। सभी डर के मारे उसकी ओर दौड़े। काव्या अपने ही दोनों हाथों से अपना गला घोंट रही थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला जोर से दबा रही हो और उसे सांस लेने से रोक रही हो। लेकिन ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, ये अगुम्बे घाट है, इस समय मैं बस नहीं रोक सकता, आप लोग यहीं अंदर संभाल लीजिए। रात के समय इन सड़कों पर कौन कौन घूमता रहता है ये कोई नहीं जानता। कंडक्टर दौड़कर आया और काव्या के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। उसने कहा, इसे आगे की सीट पर लाओ, हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी। विक्रम उसे ले गया और ड्राइवर के बगल में बिठा दिया। कुछ देर बाद काव्या सामान्य स्थिति में आ गई। कांपते हुए उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। जैसे ही मैं नीचे गिरी, किसी ने मेरे गले पर पैर रखकर दबाया। ये कहते हुए वो रो पड़ी। वहां स्पष्ट रूप से 4 उंगलियों के निशान थे। कार्तिक को तब समझ में आया कि ढाबे के वॉशरूम के पास उसे जो अनुभव हुआ था वही अब इसके साथ हुआ है। लेकिन अगर वो ये बात दोस्तों को बताता तो वे जो पहले ही डरे सहमे थे और डर जाते। फिर सुबह 6 बजे के आसपास बस ने उन्हें अगुम्बे जंगलों की शुरुआत में एक छोटे से जंक्शन के पास उतार दिया। वहां से उन्होंने अपने बुक किए गए वुडन एस्टेट हाउस तक जाने के लिए 2 जीपें किराए पर लीं। कार्तिक में आध्यात्मिक चिंतन ज्यादा था। बैंगलोर में उसके एक परिचित गुरुजी थे। बस से उतरते ही कार्तिक ने अपने गुरुजी को फोन किया और रात की घटना के बारे में बताया। गुरुजी ने सब कुछ सुना और उसे सावधान करते हुए कहा, कार्तिक, डरो मत, मैंने तुम्हें जो हनुमान लॉकेट दिया है वो तुम्हारे गले में है ना, उसे मत निकालना। सुबह 8 बजे वे उस एस्टेट हाउस में पहुंच गए। वो मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों के बीच था। कार्तिक जिस जीप में आ रहा था वो आगे पहुंच गई। तुम लोग सामान उतारते रहो, मुझे बहुत जोर से नेचर कॉल आई है, उसने कहा और दौड़ते हुए फ्रेश होने के लिए अंदर चला गया। कार्तिक अपना बैग लेकर तेजी से उस लकड़ी के घर में घुस गया। बाकी सभी दोस्त सामान उतारकर सड़क के किनारे एक छोटी सी खाई के मुहाने पर खड़े होकर कार्तिक का इंतजार कर रहे थे। ठीक 2 मिनट बाद कार्तिक ऊपर से नीचे पैदल चलकर आया। दोस्तों ने उसे पुकारा, लेकिन उसने किसी की तरफ देखे बिना और किसी से बात किए बिना सीधे जाकर खाई में छलांग लगा दी। ये देखकर सभी दोस्त सदमे में आ गए और रोते हुए उस खाई के किनारे की ओर दौड़े। वे खाई में नीचे देखते हुए कार्तिक का नाम लेकर पुकार रहे थे। ठीक उसी समय कार्तिक ऊपर से तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए नीचे आया। सभी दोस्त कार्तिक को देखकर भूत समझकर डर गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, रो क्यों रहे हो? कार्तिक ने पूछा। श्रुति ने कांपते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने अभी अभी हमारी आंखों के सामने इस खाई में छलांग लगा दी थी, तुम फिर से ऊपर से कैसे आ रहे हो? कार्तिक का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि किसी ने उसका रूप धारण करके उसके दोस्तों को डराया है। लेकिन उन्हें शांत करने के लिए उसने कहा, तुम लोग ठीक से सोए नहीं हो ना, इसलिए रात के टेंशन की वजह से तुम्हें शायद ऐसा भ्रम हो गया होगा। वे लकड़ी के घर बहुत पुराने थे। नीचे कुछ कमरे थे और ऊपर कुछ कमरे थे। बगल में केयरटेकर्स के रहने के लिए एक छोटा कमरा था। घर के सामने एक छोटी सी नहर बह रही थी। सभी अपने कमरों में गए और फ्रेश हुए। कार्तिक ने फिर से गुरुजी को फोन किया तो गुरुजी ने तुरंत चेतावनी दी, कार्तिक, अपने ग्रुप की श्रुति और काव्या दोनों पर नजर रखना, उन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। उस रात घर के बाहर अलाव जलाकर सभी बैठे थे। वे रम पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक काव्या की आवाज बदल गई। वो अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ अपनी आवाज बदलकर एक मर्द की आवाज में बहुत अश्लील बातें करने लगी। विक्रम ने घबराकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? इतना सुनते ही काव्या गुस्से में उठी और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं मर जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो पास की नहर में कूदने के लिए दौड़ी। कार्तिक गुरुजी की बातों के कारण पहले से ही सतर्क था, इसलिए उसने तुरंत उसे रोक लिया। क्या कर रही हो पागल लड़की, वो जोर से चिल्लाया। उसने उसकी पीठ पर एक जोर से थप्पड़ मारा। इस चोट से काव्या को होश आ गया। कार्तिक, मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं तो आग के पास बैठी थी ना, उसने उलझन में पूछा। उसे वो बात याद ही नहीं थी कि वो उस तरफ दौड़ी थी। लेकिन अगली रात सबसे भयानक दृश्य सामने आया। जब वे उसी तरह अलाव के पास बैठे थे तो ग्रुप की दूसरी लड़की श्रुति सबसे दूर जाकर एक कुर्सी डालकर अकेली बैठ गई। कार्तिक उसी पर नजर रखे हुए था। श्रुति ने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था
और अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे की ओर झुकाकर बिना पलक झपकाए उस अंधेरे आसमान की ओर देख रही थी। कार्तिक धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, श्रुति क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? श्रुति की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसने बहुत ही भयानक आवाज में दहाड़ते हुए कहा, यहां से चले जाओ। वो आवाज सुनते ही कार्तिक कांप उठा। उसने तुरंत अपने गले से हनुमान का लॉकेट निकाला और उसके गले में डाल दिया। कुछ ही सेकंड के भीतर श्रुति का शरीर ढीला पड़ गया। वो एक सामान्य इंसान की तरह हो गई। अरे मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है, उसने कहा। फिर रात में सोने के लिए सब अपने कमरों में चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे अगल बगल थे। एक कमरे में श्रुति और उसका बॉयफ्रेंड समीर थे और बगल वाले कमरे में कार्तिक, नेहा और हारिका थे। कार्तिक के मन में किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी, इसलिए उसने अपने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और तीनों मिलकर श्रुति के कमरे में आ गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बात करेंगे और नींद आने पर चले जाएंगे। इस तरह बात करते समय अचानक श्रुति जोर जोर से रोने लगी। वो रोना नहीं था, बल्कि किसी क्रूर जानवर के चिल्लाने जैसा था। पलक झपकते ही वो बिस्तर से उठी और बाहर दरवाजे की ओर दौड़ी। कार्तिक 6 फुट का आदमी था और स्पोर्ट्स टीचर होने के नाते बहुत मजबूत था। उसने श्रुति को रोकने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्रुति ने अपने केवल एक हाथ से कार्तिक को जोर से धक्का दे दिया। उस धक्के से 90 किलो वजन वाला कार्तिक हवा में उड़कर दूर जा गिरा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। श्रुति बाहर गई और बगल वाले उस कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसे कार्तिक ने लॉक किया था। सब ने दरवाजा पीटा। श्रुति दरवाजा खोलो, श्रुति दरवाजा खोलो। वे डरते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अंदर की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। श्रुति जमीन पर नहीं थी, वो दीवार पर छत के करीब एक छिपकली की तरह रेंग रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल के बिल्कुल विपरीत। कुछ मिनटों बाद जान के डर से कार्तिक ने तुरंत अपने गुरुजी को वीडियो कॉल किया। खिड़की की दरार से उसने गुरुजी को वो दृश्य दिखाया। ये देखते ही गुरुजी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत वीडियो कॉल पर ही तेज आवाज में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बस इतना ही, और दीवार पर से श्रुति एक बेजान गुड़िया की तरह नीचे गिर पड़ी। कुछ मिनटों बाद होश में आई श्रुति ने कांपते हुए धीरे से आकर दरवाजा खोला। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। सभी दोस्त डर गए थे। कार्तिक उन्हें सीधे अगुम्बे के पास स्थित एक प्राचीन आंजनेय स्वामी हनुमान जी मंदिर ले गया। वहां वे पुजारी से मिले। उस पुजारी ने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान किया और आंखें खोलकर इस तरह बताया, रात में जब आपने अगुम्बे के जंगलों में बस रोकी थी, तब इन 2 लड़कियों यानी काव्या और श्रुति ने एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे पेशाब किया था। उस पेड़ पर कई दशकों से 2 भयानक दुष्ट शक्तियां मौजूद हैं। अपने ठिकाने को अपवित्र करने के गुस्से में उन दोनों शक्तियों ने इनके शरीर पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने कहा। ये सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बस में बैठी उस बूढ़ी औरत को देखकर काव्या को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उस बूढ़ी औरत के गले में रुद्राक्ष देखकर उसे गुस्सा आया था। वे सभी इन बातों को याद कर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। कल रात उन शक्तियों ने श्रुति को ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर में हुए मंत्रोच्चार के कारण उनकी जान बच गई। ये बातें सुनते ही सबके शरीर में खून जमसा गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी एक छोटी सी अनजानी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन गई थी। पुजारी ने उन दोनों के हाथों में मंत्र पढ़े हुए ताबीज बांधे। वे शक्तियां मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए वे मंदिर के बाहर ही आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसका मन में जाप करते हुए यहां से सीधे अपने शहर चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुजारी ने कहा।